नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन की कविता यूलिसिस। यूलिसिस कविता पढ़ने से पहले आपको इसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। आप होमर से परिचित होंगे, यूनानी कवि है। उसने दो बड़े महत्वपूर्ण महाकाव्य लिखे हैं, इलियड और ओडिसी। जिसमें से इलियड जो महाकाव्य है उसमें ट्रोजन वॉर का जिक्र है, ट्रोजन वॉर का वर्णन है। और ट्रोजन वॉर क्यों हुआ था ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ट्रॉय का राजकुमार पेरिस स्पार्टा की महारानी हेलेन को लेकर भागा था, वहाँ से अपने साथ ले आया था ट्रॉय में। और स्पार्टा के लोगों को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और बर्दाश्त के काबिल भी नहीं थी कि किसी की महारानी को कोई दूसरे देश का राजकुमार ले जाए अपने साथ। तो स्पार्टन्स ने, यूनानियों ने अटैक किया ट्रॉय के ऊपर। और ट्रॉय एक वॉल्ड सिटी था, यानी कि चारों तरफ से बंद था, उसके अंदर घुसना आसान नहीं था। तो जो स्पार्टन्स थे वो घेरा डाले रहे। 10 साल तक ये युद्ध चला। और 10 साल में बाद भी जब वो नहीं जीत पाए ट्रॉय को, तो उन्होंने एक योजना बनाई कि भाई एक काठ का घोड़ा बनाया जाए लकड़ी का, और अंदर से खोखला हो, जिसके अंदर कुछ सैनिक बिठा दिए जाएं, बाकी सैनिक छिप जाएं। तो ये उन्होंने किया, काठ का घोड़ा बनाकर कुछ सैनिक उसके अंदर छिपा दिए और बाकी सैनिक इधर उधर हो गए। तो ट्रोजन्स में ने देखा कि भाई स्पार्टन्स दिखाई नहीं दे रहे, तो उन्होंने अपने ट्रॉय का दरवाज़ा खोला और देखा बाहर एक घोड़ा खड़ा है। उस घोड़े को वो अंदर ले आए, खूब उन्होंने जश्न मनाया। उन्होंने सोचा कि स्पार्टन्स हार कर भाग गए हैं, क्योंकि 10 साल बीत चुके हैं। आधी रात तक उन्होंने खूब नाचा गाया, शराब पी, जश्न मनाकर सो गए। और जब वो लोग सो गए तो घोड़े के पेट के अंदर से जो स्पार्टन्स थे वो निकले। उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया ट्रॉय का। बाकी जो सैनिक छिपे हुए थे स्पार्टन्स, वो भी अंदर आ गए ट्रॉय के अंदर। और वहाँ जितने पुरुष थे उनको सभी को मार दिया गया, हेलेन को और साथ में ट्रॉय की कुछ और महिलाओं को वो अपने साथ ले गए और ट्रॉय को आग लगा गए। तो ये युद्ध यहाँ ख़त्म हो गया। तो ये सारी कहानी होमर के महाकाव्य इलियड में है। इन योद्धाओं में, जो स्पार्टा के योद्धा थे, उन योद्धाओं में एक महान योद्धा था जिसका नाम था यूलिसिस या फिर ओडिसियस। तो दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं, चाहे आप उसको यूलिसिस कहिए या ओडिसियस कहिए। तो जो दूसरा महाकाव्य है होमर का, ओडिसी, वो इस योद्धा के यात्राओं पर आधारित है। युद्ध जब समाप्त हो गया तो सभी योद्धा, यूनानी योद्धा, अपने घरों को लौट आए, लेकिन ओडिसियस घर नहीं लौटा। ओडिसियस यात्रा पर निकल गया, उसके साथ उसके कुछ और साथी थे। वो घूमते रहे, घर नहीं गए, सालों तक घूमते रहे। तो उसकी इन यात्राओं का वृतांत होमर ने बताया है ओडिसी में, अपने दूसरे महाकाव्य ओडिसी में। इसकी जो पत्नी थी यूलिसिस की, या फिर ओडिसियस आप उसको कहिए, तो यूलिसिस की जो पत्नी थी पेनीलोप इंतज़ार करती रही। सभी लोग लौट आए लेकिन यूलिसिस नहीं लौटा। और पेनीलोप्स वेव, एक आपने इडियम सुना होगा। पेनीलोप इंतज़ार कर रही थी यूलिसिस का कि वो भी लौट कर आए। और काफ़ी समय जब बीत गया तो जो उसके दूसरे साथी थे, जो योद्धा जो लौट आए थे, वो पेनीलोप के पास जाते हैं कि भाई यूलिसिस तो लौट कर नहीं आया, तुम हमसे शादी कर लो। पेनीलोप अपने पति को प्यार करती थी, तो वो उन योद्धाओं को टालने के लिए, जो स्यूटर्स उसके पास आते थे उनको टालने के लिए कहती थी कि मैं ये जो वेब है ये बुन रही हूँ, ये जब पूरा हो जाएगा तो मैं आपसे शादी कर लूँगी। और वो जो दिन में जितना बुनती थी, रात को उस पूरे को उधेड़ देती थी। अगले दिन फिर आते थे स्यूटर्स कि भाई पेनीलोप हमसे शादी कर लो, यूलिसिस तो लौट कर नहीं आया। तो वो फिर से जाल बुन रही होती थी और कहती थी कि ये जैसे ही वेब ख़त्म हो जाएगा, मैं बुन रही हूँ इसको, मैं आपसे शादी कर लूँगी। तो पेनीलोप्स वेब एक ऐसा ईडियम होता है, कोई ऐसा काम जो कभी समाप्त नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ द्रौपदी का चीर होता है या बीरबल की खिचड़ी होती है, वैसे ही इंग्लिश में जो ईडियम है वो पेनीलोप्स वेब है। तो पेनीलोप इस यूलिसिस की पत्नी थी। तो यहाँ पर क्या है, यूलिसिस, जब ये कविता आप पढ़ेंगे तो यूलिसिस अपनी उन यात्राओं से लौटकर वापस आ गया है, अपने घर आ गया है, आकर पेनीलोप से मिल गया वो।
और उसका बेटा है टेलीमेकस, और इथाका का वो राजा है। और अब वो अपने राज्य में जब पुनः वापस आ गया और फिर से राजा बन गया, कुछ दिन राज्य करने के बाद उसको महसूस हो रहा है कि वो एक जगह टिकने के लिए नहीं बना है, और उसको फिर से लगता है कि उसे फिर यात्रा पर निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने जो स्टेबिलिटी है ना, जो स्थायी जीवन है, वो उससे ऊबने लगा है। तो ये जो पोएम शुरू हो रही है वो यहीं से शुरू हो रही है, जब वो ऊबने लगा है अपने उस जीवन से। तो देखिए, इट लिटिल प्रॉफिट्स। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, ना के बराबर या फिर बिल्कुल नहीं। जब हम कहते हैं कि देयर इज लिटिल मिल्क इन द कप, इसका मतलब कप में दूध नहीं है। अगर हम कहते हैं देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द कप, तो इसका मतलब कप में थोड़ा सा दूध है। तो अगर लगा होता है तो मतलब होता है थोड़ा सा, और लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल नहीं। इट लिटिल प्रॉफिट्स मतलब ये बिल्कुल फायदेमंद नहीं है, इससे बिल्कुल भी लाभ नहीं है। किससे? दैट कि एन आइडल किंग, आइडल मीन्स बेकार, है ना, बिना किसी काम के, किंग राजा, कि एक बेकार राजा, बाय दिस स्टिल हर्थ, बाय मीन्स करीब, दिस ये, स्टिल मीन्स शांत, और हर्थ होता है चूल्हा। तो इस शांत चूल्हे के करीब, यानी अब ये जो हर्थ क्या होता है, चूल्हा क्या सिंबलाइज करता है? घर को सिंबलाइज करता है। जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आपका खाना बनता है, वो आपका घर होता है। तो इस शांत चूल्हे के करीब, यानी इस घर में, इस महल में, इस शांत प्रिय जगह में, among these barren crags, among means मध्य, these ये, barren means बंजर, crags होते हैं चट्टानें, इन बंजर चट्टानों के बीच। तो जो राज्य है यूलिसिस का, मैंने आपको बताया इथाका राज्य है। तो इथाका जो राज्य है वो चट्टानी क्षेत्र है, रॉकी एरिया है, हिली एरिया है, और जो जहाँ चट्टानी क्षेत्र होता है या रॉकी या हिली एरिया होता है वो बैरन होता है, वहाँ पर फसलें तो उगाई नहीं जा सकती। तो ये जो चट्टानी एरिया है, बैरन मीन्स बंजर और क्रैग्स चट्टानें, तो ये जो बंजर चट्टानों के बीच मेरा राज्य है, वहाँ पर मैच होता है जब मिलते हैं, तो मैं मिला हुआ हूँ, मतलब कि रह रहा हूँ, साथ में रह रहा हूँ, विद एन एज्ड वाइफ। एज्ड वाइफ मतलब जो उसकी पत्नी है पेनीलोप, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, जिसने इतना इंतज़ार किया यूलिसिस को, किसी दूसरे व्यक्ति से शादी नहीं की उसके इंतज़ार में। तो उसके लिए कह रहा है कि मैच्ड विद एन एज्ड वाइफ, कि मैं मतलब साथ में रह रहा हूँ एक वयोवृद्ध पत्नी के। आई मीट एंड डोल, आई मीट एंड डोल, मीट का मतलब होता है मेजर, और डोल का मतलब अप्लाई करना होता है, मतलब कि मैं बनाता हूँ और लागू करता हूँ क्या चीज़? अनइक्वल लॉज। अनइक्वल मीन्स असमान होते हैं, इक्वल मीन्स समान, और अनइक्वल असमान। लॉज कानून, तो मैं असमान कानून बनाता हूँ, लागू करता हूँ, उनके आधार पर राज करता हूँ, शासन करता हूँ। किसके ऊपर? अनटू अ सैवेज रेस। अनटू मीन्स ऊपर, या उनके ऊपर लागू करता हूँ, उनके लिए बनाता हूँ। किसके लिए? सैवेज। सैवेज मीन्स दोज हु आर नॉट सिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड, बारबेरिक, रेस प्रजाति। तो जो इथाका के लोग हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं और बारबेरिक हैं, तो उनके लिए मैं कानून बनाता हूँ, उन पर कानून लागू करता हूँ, उन पर इन अनइक्वल लॉज के अकॉर्डिंग शासन करता हूँ। जो लॉज होते हैं, कानून होते हैं, वैसे तो कानून की नज़र में सभी एक समान होते हैं। हमारे यहाँ भी जैसे डेमोक्रेसी है, आजकल सभी जगह ज़्यादातर देशों में डेमोक्रेसी है, तो उसके अकॉर्डिंग सभी समान होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कितनी बार तो कानून बनाने वाले लोग खुद ही कानून तोड़ते हैं। कितने भी आप कानून बना लीजिए, समानता कभी नहीं आ सकती समाज में, किसी भी देश में समानता नहीं आ सकती। तो ये बात यूलिसिस भी कह रहा है कि अनइक्वल लॉज मैं बनाता हूँ और लागू करता हूँ, और उनके आधार पर, इन
असभ्य लोगों के ऊपर शासन करता हूँ। और वो असभ्य लोग क्या करते हैं? दैट होर्ड, होर्ड माने टू कलेक्ट रिचेस, टू कलेक्ट मनी, वो धन इकट्ठा करते हैं। एंड स्लीप, और सोते हैं। एंड फीड, और भोजन करते हैं। एंड नो नॉट मी, और मुझे नहीं जानते, मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, ना जानना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का शगल बस यही होता है कि भरपेट भोजन मिल जाए, खाएं पिएं सोएं और खर्राटे मार के सोते हैं। करना उनको कुछ नहीं होता, सोचना तो बिल्कुल नहीं, दिमाग पर तो उनको बिल्कुल जोर डालना ही नहीं है। तो ऐसे ही लोग हैं इथाका के, जिनके बारे में टेनिसन कह रहा है उनका काम है खाना पीना सोना, धन इकट्ठा करना। मेरे बारे में तो वो जानना ही नहीं चाहते। एंड नो नॉट मी, मुझे नहीं जानते और ना ही जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ कहाँ घूमा हूँ, किन लोगों से मिला हूँ, मैंने कितना ज्ञान प्राप्त किया है, दुनिया में क्या क्या है। इथाका के अलावा ये कुछ लोग होते हैं ना, कुएं के मेढक होते हैं, कूप मंडूक, उनको वो उतरे में ही खुश होते हैं। जैसे पशु प्रवृत्ति होती है, जानवरों को क्या है, भरपेट भोजन मिल जाए और वो खाते हैं सो जाते हैं। तो कुछ मनुष्य भी ऐसे ही होते हैं जिनको खाना और सोना इतना ही चाहिए, बाकी ना उनको पढ़ना है, ना लिखना है, ना उनको ज्ञान से प्राप्त करना है, ज्ञान से तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो वैसे लोग इथाका के हैं। और यूलिसेस इस बात से लेकर बड़ा उदास है, बड़ा परेशान है, बड़ा दुखी है। अब वो अलग ही प्रवृत्ति का इंसान है। आई कैन नॉट रेस्ट, मैं आराम नहीं कर सकता। फ्रॉम ट्रेवल, यात्रा से। अभी आपने देखा कि वो युद्ध लड़ने निकला था। अब युद्ध लड़ने जब निकला होगा, युवा होगा, भाई युवा लोग ही तो भर्ती किए जाते हैं आर्मी में। तो 20-25 साल का युवा होगा और 10 साल वहाँ युद्ध हुआ, उसके बाद 15-20 साल और वो घूमता रहा। तो अब पूरे जिंदगी उसने यात्रा की है। अब फिर से वो कह रहा है आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, मैं यात्रा से आराम नहीं ले सकता। आई विल ड्रिंक, मैं पीऊंगा, लाइफ, जिंदगी को, टू द लीज। अब ये लीज क्या होता है? व्हाट इज लीज? जब आप चाय पीते हैं, चाय तो पीते ही होंगे, नॉर्मल सी चीज़ है, सभी लोग पीते हैं। तो जब आप चाय पीते हैं तो नीचे कप में थोड़ा सा काला काला सा तलछट सी रह जाती है ना, हम उसको तलछट बोलते हैं हिंदी में। तो वो तलछट को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, वो लीज होता है ना। आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, मैं जिंदगी की को आखिरी बूंद तक पीऊंगा। यानी ये नहीं कि मज़े से लेट के पड़ा रहूं, सोता रहूं, आराम कर लूं, नहीं, मैं जिंदगी को आखिरी बूंद तक पीऊंगा, आखिरी पल तक जीऊंगा। यानी मैं एक्टिव रहूंगा। वो शांति से नहीं बैठना चाहता, चैन से नहीं सोना चाहता, वो एक्टिव रहना चाहता है। ऑल टाइम्स, पूरे समय, मीन्स ऑल माई लाइफ। आई हैव एंजॉयड, मैंने मज़े लिए हैं, मैंने आनंद लिया है। मज़े लेने के भी लोगों के अपने अपने तरीके होते हैं। कुछ लोगों को सोने में ही बड़ा आनंद आता है। तो इसने जो एंजॉय किया है लाइफ को, वो ट्रैवल करके, यात्रा करके, दूर देशों की यात्रा करके, नए नए लोगों से मिलके। और जब आप यात्रा करते हैं तो चैलेंजेस भी तो बड़ी बड़ी होती हैं। और आजकल तो यात्रा करना आसान है भैया, आप प्लेन से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, अपनी कार से जा सकते हैं। लेकिन जिस ज़माने की ये बात हो रही है, यूलिसेस, ईसा से पूर्व की बात है, तो उस वक्त यात्रा करने में अपने चैलेंजेस थे, आसान नहीं था यात्रा करना। तो वो जो चैलेंजेस उसने फेस किए, उनमें अपना एक आनंद होता है। जब कोई भी चैलेंजिंग काम आप करते हैं तो उसमें अपना एक आनंद आता है। तो उसी आनंद को उसने अनुभव किया है। ऑल टाइम्स आई हैव एंजॉयड, हर पल मैंने आनंद लिया है। ग्रेटली, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा भरपूर, ग्रेटली महान रूप से आनंद लिया है। यानी खूब मज़े किए हैं, खूब मैंने यात्रा की है। हैव सफर्ड ग्रेटली, साथ ही अब मैंने आज जैसे आपको बताया, उस वक्त यात्रा करना आसान तो था नहीं। तो हैव सफर्ड, सफर्ड मैंने कष्ट उठाए हैं, ग्रेटली, बहुत बड़े बड़े। एक बार तो पंगा ले लिया इसने
उससे समुद्र का जो देवता है पोसीडोन से पंगा ले लिया। पोसीडोन ने इसको ऐसा छकाया, ऐसा परेशान किया, भाई देवता से पंगा, वो भी समुद्र के देवता से, जबकि और यात्रा कर रहे हो आप समुद्र की, और समुद्र के देवता से पंगा ले रहे हो। तो यूलिसस ने पंगा लिया पोसीडोन से, और पोसीडोन ने इसकी वो हालत की कि बस बाल बाल बच गया यूलिसस। तो हैव सफर्ड ग्रेटली, तो मैंने बहुत कष्ट उठाए हैं। बोथ, दोनों तरीके से। कैसे? विद दोज, उनके साथ, दैट लव्ड मी, जो मुझे प्यार करते थे, यानी मेरे साथी, मेरे दोस्त, उनके साथ मैंने कष्ट उठाया है। एंड अलोन, और अकेले भी। तो कई बार ऐसा हुआ कि साथी बिछड़ गए और वो अकेला रह गया, तो अकेले भी कष्ट उठाया है। ऑन शोर, शोर किनारे पर, समुद्र के किनारे पर भी मैंने कष्ट उठाया है। एंड व्हेन, और उस वक्त भी जबकि थ्रू स्कडिंग ड्रिफ्ट्स द रेनी हियर्स वैक्स्ड द डिम सी। ये स्कडिंग ड्रिफ्ट्स क्या है? ये है ब्रोकन क्लाउड्स, है ना, जो कि हवा के द्वारा, हवा जिनको उड़ा ले जाती है बादलों को, तो बिखर जाते हैं, टूटकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो थ्रू स्कडिंग ड्रिफ्ट्स, यानी टुकड़े टुकड़े छितरे हुए बादलों में से होकर, द रेनी हेयर्स, हेयर्स ये एक तारा मंडल है, एक समूह है स्टार्स का, और ये जो तारा समूह है, कॉन्स्टलेशन, जब निकलता है तब भी बारिश होती है, छिपता है तो बारिश होती है, ये बारिश से जुड़ा हुआ है। ये ऐसा 7 तारे माने जाते हैं कि 7 स्टार्स हैं, जो कि एक बुल है, टॉरस, TAURUS, टॉरस नाम से एक बुल है, सांड है, उसके सिर पर टिके हुए हैं वो 7 तारे, और जिनके उगने पर और जिनके छिपने पर क्या है, बारिश होती है। तो द रेनी हियर्स वैक्स्ड, वैक्स्ड माने परेशान करना, द डिम सी, डिम धुंधले, सी समुद्र को जब उसने परेशान किया, तो दे दनादन बारिश हो रही है, तो ऐसे में समुद्र में अलग तूफान उठ रहे हैं। तो उस ऐसा भी मैंने देखा है, ऐसा भी मैंने कष्ट उठाया है, और शोर किनारे पर भी मैंने कष्ट उठाया है। आई एम बिकम, मैं बन गया हूं, अ नेम, एक नाम, मतलब आई हैव बिकम फेमस, मैं प्रसिद्ध हो गया हूं, लोग मुझे जान गए हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत घूमेगा फिरेगा, आएगा जाएगा सभी जगह, तो लोग उसको जान जाते हैं ना। तो आई एम बिकम अ नेम, मैं एक नाम बन गया हूं, मीन्स आई हैव बिकम फेमस, पीपल नो माई नेम। फॉर, क्योंकि, ऑलवेज, हमेशा, रोमिंग, घूमते हुए, विद अ हंग्री हार्ट, एक भूखे हृदय के साथ। हंग्री किसके लिए? नॉलेज के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जगहों के बारे में जानने के लिए। तो विद अ हंग्री हार्ट, मच हैव आई सीन, मच मीन्स बहुत, हैव आई सीन मैंने देखा है, एंड नोन और जाना है। सिटीज, शहर, ऑफ मैन, मनुष्यों के, एंड मैनर्स, और तौर तरीकों के। तो मैंने बहुत से शहरों के लोगों को जाना है, उनके तौर तरीकों को जाना है। क्लाइमेट्स, बहुत जगहों की जलवायु को जाना है। काउंसिल्स, वहाँ की सभाओं को जाना है। गवर्नमेंट्स, वहाँ की सरकारों को जाना है, वहाँ की रियासतों को, सियासतों को जाना है। माई सेल्फ, मैं खुद, नॉट लीस्ट, कम नहीं हूँ किसी से, बट, बल्कि, ऑनर्ड ऑफ देम ऑल, उन सभी के द्वारा मेरा सम्मान किया गया। ऑनर्ड ऑफ देम ऑल, फिर एंड ड्रंक, और मैंने पिया, डिलाइट, खुशी को, ऑफ बैटल, युद्ध की, विद माय पियर्स, अपने साथियों के साथ। यानी जो मैंने आपको अभी बताया ना, ट्रोजन वॉर उसने लड़ा था, 10 साल तक वो युद्ध लड़ा था अपने साथियों के साथ। तो ड्रंक, डिलाइट, ऑफ बैटल,
तो बैटल में भी उसको डिलाइट महसूस हुई, खुशी, उसको आनंद आया युद्ध लड़ने में, तो ड्रंक डिलाइट, मैंने खुशी पी, मतलब मैंने भरपूर आनंद लिया ऑफ बैटल, युद्ध का, विद माई पियर्स, अपने साथियों के साथ। फार, दूर, ऑन द रिंगिंग प्लेन्स, खनखनाते मैदानों पर, ऑफ विंडी ट्रॉय, विंडी तूफानी ट्रॉय। अभी ट्रॉय के बारे में मैंने आपको बताया ना, ट्रोजन वॉर हुआ था, ट्रॉय का राजकुमार पेरिस उठा ले गया था स्पार्टा की रानी हेलेन को। तो ट्रॉय के उन खनखनाते मैदानों में मैंने अपने साथियों के साथ युद्ध का आनंद लिया। आई एम अ पार्ट, मैं एक भाग बन चुका हूँ, मैं एक अंग बन चुका हूँ, मैं एक अंश बन चुका हूँ, ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट, उस सब का जिससे मैं मिला हूँ। तो जो हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, दे बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, या फिर हम उनके पार्ट हो जाते हैं। जहाँ जहाँ हम गए होते हैं, जो जो हमने देखा होता है, जो जो हमने किया होता है, तो वो हमारी लाइफ का पार्ट बन जाता है, हम उसके पार्ट बन जाते हैं। तो यही बात वो कहना चाहता है कि आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट, मीन्स आई हैव बिकम अ पार्ट ऑफ माई पास्ट एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव मेट, जिनसे मैं मिला हूँ। वो मेरे जीवन का अंग बन गए हैं और मैं उनका भाग बन गया हूँ। यट, फिर भी, ऑल एक्सपीरियंस इज, ये सारा अनुभव है, एन आर्क, एक मेहराब। मेहराब क्या होता है? आपने हवेलियों में देखा होगा, गोल गोल मेहराब होते हैं। तो एक ऐसा मेहराब बन चुका है मेरा ये सारा एक्सपीरियंस, इतने सालों का एक्सपीरियंस, में कितनी जगह घूमा फिरा, इतने लोगों से मिला, इतनी चीज़ें देखी। तो ये जो सारा एक्सपीरियंस है, मतलब दूसरों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे लिए वो एक आर्क है, एक मेहराब है, वेयर थ्रू, जिसमें से होकर, ग्लीम्स, झांकता है। कौन झांकता है? दैट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड, वो संसार, वो दुनिया जो अभी मैंने नहीं घूमी है, जहाँ की यात्रा अभी मैंने नहीं की है, वो झांकती है दुनिया, मेरे इस सारे अनुभव के में से होकर झांकती है वो दुनिया। हुज मार्जिन, जिसकी मार्जिन होता है किनारा, है ना, हॉराइजन जो क्षितिज होता है, किनारा होता है, तो जिसका किनारा फेड्स, धुंधला होता जाता है, फॉर एवर एंड फॉर एवर, हमेशा के लिए और हमेशा के लिए, व्हेन आई मूव, जब मैं आगे बढ़ता हूँ। आप आगे बढ़ते जाइए, आप यात्रा करते जाइए। फर्डिनेंड मैगलन ने तो यात्रा की थी पूरी धरती की, तो बताया कि भैया ये तो गोल है, जहाँ से शुरू करोगे वहीं आप लौट के आ जाओगे। तो अब ये जो बात हो रही है, यूलिसिस ने जो यात्राएं की हैं वो फर्डिनेंड मैगलन से बहुत पहले की यात्राएं हैं। तो उस वक्त तक तो लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि धरती गोल है। तो यूलिसिस कह रहा है कि जब मैं आगे बढ़ता हूँ, व्हेन आई मूव, जब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो जो मार्जिन है, जो किनारा है, जो हॉराइजन है, जो क्षितिज है, वो फेड्स, धुंधला होता जाता है, फॉर एवर एंड एवर, हमेशा के लिए। हमेशा आप आगे बढ़ते जाइए, हॉराइजन और आगे बढ़ जाएगा, फिर आप आगे बढ़िए, हॉराइजन और आगे बढ़ जाएगा। तो ये कभी ख़त्म नहीं होता, धरती कभी ख़त्म नहीं होती, यूलिसिस के अकॉर्डिंग। हाउ डल, कितना उबाऊ, इट इज़, ये है, टू पॉज, रुक जाना, यानी रुक जाना, इनएक्टिव हो जाना, पैसिव हो जाना, निष्क्रिय हो जाना, कितना डल है, कितना उबाऊ है। टू मेक एन एंड, अंत कर देना, अपनी कार्य का, अपने एक्टिविटीज़ का अंत कर देना। टू रस्ट, जंग खा जाना। अनबर्निश्ड, अनबर्निश्ड बिना उपयोग के, कोई भी चीज़ जिसको कि आप यूज़ नहीं करेंगे वो जंग खा जाएगा। रस्ट माने जंग लग जाना। आप अपनी साइकिल को रख दीजिए 2 साल के लिए,
जंग लग जाएगा। मोटरसाइकिल को, बाइक को रख दीजिए, जंग लग जाएगा। ऐसे ही 2 साल अपने शरीर को मत चलाइए, जंग लग जाएगा। जंग लगने का मतलब इतनी बीमारियां आपको हो जाएंगी कि आपके लिए डॉक्टर भी परेशान हो जाएगा कि भैया हम आपका इलाज नहीं कर सकते। वैसे ही आप 2 साल तक अपने दिमाग को मत चलाइए, बिल्कुल मत पढ़िए लिखिए, कुछ भी मत कीजिए, दिमाग का उपयोग मत कीजिए, दिमाग को जंग लग जाएगा, फिर ये चलेगा ही नहीं। तो यही बात यूलिसेस कहता है, टू रस्ट अनबर्निश्ड, यानी जंग खा जाना बिना उपयोग के। नॉट टू शाइन इन यूज, नॉट टू शाइन, ना कि चमकना, इन यूज, उपयोग से। तो जिस चीज को आप प्रयोग करते रहते हैं वो शाइन करती रहती है ना। चाकू है आपके किचन में, जिस उसको आप यूज करते रहिए, चमकता रहेगा, और ऐसे ही डाल दीजिए तो वो भी जंग खा जाता है। ऐसे ही दिमाग, शरीर, जो भी चीज है आपकी, यूज कीजिए तो वो शाइन करती है, वो शार्प होती है, और नहीं यूज कीजिए तो वो जंग लग जाती है। तो ये बात यूलिसेस कहता है कि मैं अपने आप को जंग लगा लूं, अपने आप को यूज ना करूं, अपने शरीर को यूज ना करूं, मैं कार्य ना करूं, ट्रैवल ना करूं, ये तो मेरे लिए डल है। हाउ डल, कितना उबाऊ इट इज, ये है टू पॉज, रुक जाना, टू मेक एन एंड, अंत कर देना, टू रस्ट अनबर्निश्ड, जंग खा जाना बिना उपयोग के, नॉट टू शाइन इन यूज, ना कि उपयोग से चमकना, क्यों ना मैं उपयोग से चमकूं बजाय जंग खाने के। एंड एज दो टू ब्रीथ वर लाइफ, एज दो मतलब कि मानो के टू ब्रीथ, सांस लेना, वर लाइफ, जिंदगी हो। ऐसा लगता है यहाँ रहते हुए आराम से खाओ पियो सो जाओ, ऐसा लगता है कि जैसे सांस लेना ही जिंदगी है। सांस लेना जिंदगी नहीं है यूलिसेस के लिए। लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ, पाइल माने ढेर लगाना, तो जीवन के ऊपर जीवन का ढेर लगा हुआ, यानी एक के बाद एक जिंदगी आपको मिलती जाए। वर ऑल टू लिटिल, तो भी सब कुछ इतना कम है, यानी एक लाइफ तो कुछ है ही नहीं, लाइफ के बाद लाइफ आपको मिलता जाए वो भी बहुत कम है। एंड ऑफ वन टू मी, और एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो मेरे जैसा हो। एंड ऑफ वन टू मी, और अच्छा नहीं, ये कह रहा है ऑफ वन, जो एक जिंदगी जो मुझे मिली है, ऑफ वन टू मी, जो एक लाइफ, जो एक जीवन मुझे मिला है। लिटिल रिमेन्स, उसमें से ना के बराबर बचा है। आपको मैंने बताया ना वो बूढ़ा हो चुका है, तो अब उसमें से ना के बराबर बचा है। लिटिल का मैंने ऊपर भी आपको प्रयोग बताया था कि लिटिल माने ना के बराबर, बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है अब वो। तो जो एक लाइफ मुझे मिला है उसमें से तो लिटिल रिमेन्स, ना के बराबर बचा है। बट एवरी आवर, लेकिन हर घंटा, इज सेव्ड, जो बचा है, फ्रॉम दैट इटर्नल साइलेंस, उस इटर्नल साइलेंस, इटर्नल साइलेंस मीन्स डेथ, वो मौत, वो इटर्नल मीन्स शाश्वत, साइलेंस शांति, वो शाश्वत शांति जिससे कि उससे बचा हुआ है हर घंटा। समथिंग मोर, तो समथिंग कुछ, मोर और, कुछ और, अ ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स, अ ब्रिंगर मीन्स लाने वाला, ऑफ न्यू थिंग्स नई चीजों को। एंड वाइल इट वर, एंड और वाइल मीन्स बुरा, इट वर ये होगा। फॉर सम थ्री सन्स, फॉर सम थ्री सन्स, कुछ 3 सूरजों तक, सूरज यहाँ पर मतलब है इसका साल। तो उसको लगता है कि भाई कोई अब ज़्यादा ज़िंदगी तो बची नहीं है, कि कुछ मान लो 3 साल तक मैंने अपने आप को बचा लिया। फॉर सम 3 years टू स्टोर एंड होल्ड माई सेल्फ, स्टोर मतलब बचा कर रखना, होल्ड इकट्ठा करके रखना, संभाल के रखना, माई सेल्फ खुद को, कि मान लो अगर मैं 3 और साल तक अपने आप को संभाल के रखूं, यहाँ पर छिपा के रखूं, जैसे कि लगता है ना कि भाई अब बड़े बूढ़े हो गए, अब कहाँ जाएंगे, अब तो शांति से घर में रहो, आराम करो। तो अगर मैं ऐसा करूं, अपने आप को संभाल कर रखूं, एंड दिस ग्रे स्पिरिट, ग्रे मीन्स बूढ़ी, बूढ़े हो जाते हैं ना, बाल बूढ़े हो जाते हैं,
तो स्पिरिट उसने आत्मा को कहा है। तो जो आत्मा है वो तो वैसे भी कभी बूढ़ी नहीं होती, कमज़ोर नहीं होती, जो बूढ़ा होता है वो तो शरीर होता है। तो एंड दिस ग्रे स्पिरिट, और इस बूढ़ी आत्मा को, बूढ़ी आत्मा को यानी बूढ़े शरीर को, यर्निंग इन डिज़ायर, यर्निंग मीन्स जो इच्छुक है, इन डिज़ायर, डिज़ायर मीन्स भी इच्छा है, तो जो इच्छाओं से भरा हुआ जो आत्मा है, शरीर तो ज़रूर बूढ़ा हो गया है लेकिन जो स्पिरिट है वो अभी भी इच्छाओं से भरी हुई है, वो उत्साह से भरी हुई है। माई सोल, द सोल ऑफ यूलिसेस इज स्टिल फुल ऑफ एंथुजियाज्म, है ना, ज़ील अभी भी उसके अंदर इतना भरा हुआ है, शरीर ज़रूर बूढ़ा हो गया है, और वो उत्साह, वो ज़ील, वो एंथुजियाज्म है किस चीज़ के लिए? टू फॉलो नॉलेज, टू फॉलो माने पीछा करना, अनुकरण करना, टू गो आफ्टर, टू रन आफ्टर, किसके पीछे? नॉलेज, ज्ञान के पीछे। तो मेरी जो आत्मा है आज भी उसके अंदर एक थर्स्ट है, इट इज थर्स्टी फॉर नॉलेज, वो ज्ञान के पीछे भागना चाहती है। लाइक अ सिंकिंग स्टार, नॉलेज क्या है? लाइक अ सिंकिंग स्टार, उस ऐसे पीछा करना चाहती है जैसे कि एक डूबते हुए तारे का पीछा कर रही हो। देखिए ये जो तारा जब डूबता है, मान लीजिए सन है, सन भी तो एक स्टार है ना, तो ये जब डूब रहा होता है तो हमसे दूर जा रहा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ सिंकिंग स्टार की जगह राइजिंग स्टार होना चाहिए। एक बार ये डिस्कशन हुआ भी था, एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी हुआ था, हम लोगों के बीच भी हुआ था कि भाई यहाँ सिंकिंग स्टार क्यों कहा गया, नॉलेज को राइजिंग स्टार कहा जाना चाहिए, क्योंकि जो ज्ञान है वो तो ऊपर उठता है, आगे बढ़ता है, तो सिंकिंग स्टार क्यों कहा, यहाँ तो राइजिंग स्टार होना चाहिए। लेकिन देखिए इसका जो लॉजिक है वो ये है कि जब स्टार डूबता है, जैसे सूरज जब डूबता है, तो वो हमसे दूर जा रहा होता है, तो पीछा तो हम उसी चीज़ का करते हैं ना जो हमसे दूर जा रही है, जो हमारी ओर आ रही है। राइजिंग स्टार क्या होता है? जब सन राइज हो रहा होता है तो हमारी ओर आ रहा होता है ना, हमारे पास आ रहा होता है। तो जो चीज़ हमारे पास आ रही है हम उसका पीछा थोड़ी करेंगे, वो तो ऑलरेडी हमारे पास आ रही है। लेकिन जो सिंकिंग स्टार है वो हमसे दूर जा रहा है, तो इसलिए हम उसको फॉलो करेंगे, और इसीलिए यहाँ सिंकिंग स्टार कहा भी है उसने, टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार। तो मेरी जो आत्मा है वो पीछे जाना चाहती है ज्ञान के, जैसे कि एक डूबते तारे के पीछे जा रही हो। बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट, बियॉन्ड माने परे, कहाँ तक जाना चाहती है? द अटमोस्ट बाउंड, अटमोस्ट मीन्स अंतिम, बाउंड मीन्स किनारा, छोर, ऑफ ह्यूमन थॉट, मानव विचारों का, यानी इंसान की सोच जहां तक पहुंच सकती है उसके भी आगे, बियॉन्ड माने परे, आगे, उस छोर के, उस किनारे के, उस सीमा रेखा के, द अटमोस्ट बाउंड, उस अंतिम सीमा रेखा के आगे मेरी आत्मा जाना चाहती है, नॉलेज का पीछा करते हुए, ज्ञान का पीछा करते हुए। और अब वो बात करता है अपने बेटे टेलीमेकस की। मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि उसका बेटा टेलीमेकस है, उसकी पत्नी क्या नाम बताया मैंने? पेनिलोप। बार बार पोर्फिरिया याद आती है। एक जब हम उनको पढ़ते हैं ब्राउनिंग को, रॉबर्ट ब्राउनिंग को, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एक बड़ा अच्छा सा मोनोलॉग लिखा है। ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो आप पढ़ रहे हैं ना, यूलिसिस जो कविता है ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है? एक ही बंदा बोलता चला जाता है, उसमें कुछ ड्रामेटिक एलिमेंट्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, एक स्टोरी भी होती है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ एक स्टोरी भी चल रही है, कैरेक्टर्स भी हैं, और लेकिन बोल एक ही व्यक्ति रहा है, तो मोनोलॉग इसको इसीलिए कहा जाता है। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने भी एक बहुत सारे लिखे हैं, खैर उसने ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो उसमें से एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है उसका पोर्फिरियाज लवर, जिसमें कि जो लवर है वो पोर्फिरिया का मर्डर कर देता है। तो बार बार वो मुझे पोर्फिरिया नाम याद आ जाता है। यूलिसिस की पत्नी का नाम पेनिलोप है। चलिए अब देखते हैं। दिस इज माई सन, ये है मेरा बेटा, माइन ओन टेलीमेकस, मेरा अपना टेलीमेकस, टू होम, जिसके लिए आई लीव, मैं छोड़ रहा हूँ, द सेप्टर, सेप्टर राजदंड होता है, यानी राजा के हाथ में एक
डंडा सा लगा होता है, आपने देखा होगा अगर आपने क्वीन एलिजाबेथ के फ़ोटोज़ देखे हैं या किसी राजा के इस तरीके से फ़ोटो देखे हैं तो उनके हाथ में एक बड़ा अच्छा सा डंडा लगा होता है, बड़ा सजा हुआ सा होता है, खूबसूरत सा, तो वो सेप्टर कहलाता है, राजदंड बोलते हैं। और वो जो सेप्टर उनके हाथ में होता है वो एक सिंबल होता है उनकी पावर का, कि दैट किंग और क्वीन इज़ ऑल पावरफुल, यानी इस राज्य में जो सर्वशक्तिमान है वो राजा या वो रानी है जिसके हाथ में वो सेप्टर लगा हुआ है, तो ये एक सिंबल होता है सेप्टर। टू whom आई लीव द सेप्टर, जिसके लिए मैं छोड़ रहा हूँ ये राजदंड, एंड द आइल, आइल दीप, तो ये जो इथाका आइल है, ये जो मेरा राज्य है, ये जो मेरा द्वीप है, ये मैं अपने बेटे टेलीमेकस के लिए छोड़ रहा हूँ। वेल लव्ड ऑफ मी, वेल लव्ड मीन्स बहुत प्रिय, ऑफ मी मुझको है, मेरा जो बेटा है टेलीमेकस मुझे बहुत प्रिय है। अपना बेटा तो बाप को प्यारा होता ही है वैसे भी। डिसर्निंग टू फुलफिल दिस लेबर, डिसर्निंग मीन्स वो इतना समझदार है, टू फुलफिल कि वो पूरा कर सकता है, दिस लेबर, इस काम को, किस काम को, इस आइल पर, इस द्वीप पर, इस किंगडम पर राज करने का जो काम है, टू रूल ओवर दिस आइल, टू रूल ओवर दिस किंगडम, सो ही कैन फुलफिल दिस लेबर, मतलब कि वो इस किंगडम पर राज्य कर सकता है। बाय स्लो प्रूडेंस, स्लो मीन्स धीमे धीमे, प्रूडेंस मीन्स समझदारी से, धीमे धीमे समझदारी से, टू मेक माइल्ड, टू मेक मीन्स वो बना सकता है, माइल्ड माने हल्का होता है और यहाँ माइल्ड का मतलब सभ्य, सिविलाइज्ड, तो वो सभ्य बना लेगा, धीरे धीरे अपनी समझदारी से वो सभ्य बना लेगा, किसको, अ रगड पीपल, रगड जैसा कि अभी पहले बताया था कि थाका के जो लोग हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं, बारबेरिक हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ये जो रगड पीपल हैं, ये जो अनसिविलाइज्ड लोग हैं इथाका के, उनको धीरे धीरे मेरा बेटा टेलीमेकस सभ्य बना लेगा। एंड थ्रू सॉफ्ट डिग्रीज, थ्रू मीन्स माध्यम से, सॉफ्ट मीन्स नरमी से, डिग्रीज धीरे धीरे, तो धीरे धीरे नरमी से, सबड्यू दैम, सबड्यू मीन्स उनको समझा लेगा, उनको विनम्र बना लेगा। जो होते हैं ना लोग, असभ्य लोग, कहीं कहीं तो बड़े ख़तरनाक भी हो जाते हैं। अगर कोई वैसा बाहरी व्यक्ति उनके इलाके में पहुंच जाए तो उसको मार डालते हैं, कुछ लोग तो मार कर खा भी जाते हैं बाहर के आए हुए इंसान को। तो ऐसे इन लोगों को वो सबड्यू मीन्स विनम्र बना लेगा, सभ्य बना लेगा, सबड्यू देम टू द यूज़फुल, यानी ऐसा बना लेगा कि वो यूज़फुल हो जाएंगे, वो उपयोगी कार्य करने लगेंगे, एंड द गुड, और वो अच्छे कार्य करने लगेंगे। अभी तो वो सिर्फ खाते हैं पीते हैं और खर्राटे मार के सोते हैं, लेकिन धीरे धीरे मेरा बेटा टेलीमेकस उनको सभ्य बना लेगा, उनको विनम्र बना लेगा और उनको ऐसा बना लेगा कि दे विल डू समथिंग यूजफुल एंड समथिंग गुड, कुछ अच्छे काम वो करेंगे, कुछ उपयोगी काम वो करेंगे। मोस्ट ब्लेमलेस इज ही, ब्लेमलेस होता है मासूम, इनोसेंट, तो इज ही वो है, यानी टेलीमेकस बहुत मासूम है। सेंटर्ड इन द स्फीयर, सेंटर्ड मीन्स घिरा हुआ है, इन द स्फीयर यानी जो सीमा रेखा है, जो गोला है, उसके चारों ओर जो क्या चीज़ है, ऑफ कॉमन ड्यूटीज़, जो उसके सामान्य कर्तव्य हैं उनकी सीमाओं से वो घिरा हुआ है, उनके बीच में सेंटर्ड है। सेंटर्ड मीन्स, सेंटर केंद्र को बोलते हैं, स्फीयर चारों तरफ के गोले को बोलते हैं, तो वो सेंटर में है, केंद्र में है अपने सामान्य कर्तव्यों के, मतलब ही इज़ अ ड्यूटीफुल बॉय, जो टेलीमेकस है ही इज़ वेरी ड्यूटीफुल, और जो अपने उसके सामान्य कर्तव्य हैं, कॉमन ड्यूटीज़ हैं, जो उसके सामान्य काम हैं, उनसे घिरा हुआ है और वो उनको अच्छे से करता है। डिसेंट, डिसेंट माने वो अच्छा है, सभ्य है, डिसेंट ग्रेसफुल होता है, तो वो श्रेष्ठ है। नॉट टू फेल,
और इतना श्रेष्ठ है कि वो असफल नहीं होगा। इन ऑफिसेस मीन्स कार्यों में, ऑफ टेंडरनेस जो कि नाजुकता के कार्य हैं, जो कि प्यार से किए जाने वाले कार्य हैं, जो कि भावनाओं के साथ किए जाने वाले कार्य हैं, जैसे जो पारिवारिक कार्य होते हैं, अपने घर वालों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपनी प्रजा के साथ वो काम करेगा टेंडरनेस के साथ, नाजुकता के साथ, विनम्रता के साथ। एंड पे और अदा करेगा और देगा, अर्पित करेगा। मीट मीन्स उचित, प्रॉपर, मीट का मतलब होता है प्रॉपर। एडोरेशन का मतलब होता है वर्शिप, पूजा। किसको देगा? उचित पूजा किसकी करेगा? टू माई हाउस होल्ड गॉड्स, मेरे जो कुल देवता हैं, यानी जो यूनानी लोग हैं वो भी हमारे जैसे होते हैं, मतलब हम जो हिंदू लोग हैं हमारे बहुत सारे देवी देवता होते हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं हमारे। जितनी हमारी जनसंख्या नहीं थी उससे ज़्यादा हमारे देवी देवता थे। आज़ादी के समय जो जनसंख्या थी भारत की वो 30 करोड़ थी, जिसमें कि अदर रिलीजन्स के लोग भी थे, मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी सभी लोग थे, और टोटल मिला के जो भारत की जनसंख्या थी वो 30 करोड़ थी। लेकिन देवी देवता हमारे 33 करोड़ हैं बहुत पहले से। अभी तो हमारी जनसंख्या भी बहुत बढ़ गई है। तो ये जो यूनानी लोग हैं इनके भी देवी देवता हमारी तरह ही हैं, खूब सारे हैं, हर चीज़ के देवी देवता हैं। हमारा तो एक पहाड़ है उसका भी देवता होता है, पौधा है उसका भी हमारा एक देवता होता है, हमारी गाय हमारी माता होती है। हर चीज़ की हम पूजा करते हैं, तो हर जगह हमारे देवी देवता होते हैं। वैसे ही इन यूनानियों के भी देवी देवता होते हैं। तो वो कह रहा है कि मेरा जो बेटा है वो मेरे कुल देवताओं को मीट एडोरेशन मीन्स उचित रूप से उनकी पूजा करेगा। कब? व्हेन आई एम गॉन, जब मैं चला जाऊंगा। ही वर्क्स हिज वर्क, आई माइन, वो अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगा। देयर लाइज द पोर्ट, देयर वहाँ देखो सामने, लाइज स्थित है, द पोर्ट मीन्स समुद्र तट, बंदरगाह, बंदरगाह जहाँ पर जहाज खड़े होते हैं पानी के, वो देखो सामने बंदरगाह है। द वेसल, वेसल जहाज पानी का, शिप। पफ्स हर सेल, पफ्स माने जब उसमें हवा भर जाती है, पाल में, सेल माने पाल, तो वो एकदम फूल जाता है, तो जहाज का पाल फूला हुआ है। देयर ग्लूम द डार्क ब्रॉड सीज, देयर ग्लूम वहाँ अंधेरे से ढका हुआ है, द डार्क यानी अंधेरा गहरा, ब्रॉड विस्तृत, सीज समुद्र। माय मैरिनर्स, मेरे नाविकों, सोल्स आत्माओं, तुम लोग वो आत्माओं हो, दैट हैव टॉयल्ड, जिन्होंने परिश्रम किया है, एंड रॉट मतलब कि काम किया है, एंड थॉट और विचार किया है, विद मी मेरे साथ, यानी हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे साथ काम किया, मेरे साथ सोचा, मेरे जैसा काम किया, सब आप लोग हमेशा मेरे साथ रहे हो। दैट एवर, जिन्होंने कि हमेशा, विद अ फ्रोलिक वेलकम, फ्रोलिक मतलब फुल ऑफ हैप्पीनेस, खुशी से हंसते हुए, वेलकम स्वागत के साथ, टुक लिया, यानी हंसते हुए स्वागत किया। किस चीज़ का? द थंडर कड़कती हुई बिजलियों का, एंड द सनशाइन और धूप का, कड़ाके की धूप का, जलती हुई धूप का, एंड अपोज्ड और उनका सामना किया, यानी खुशी से उनको लिया और उनका सामना किया इन सारी चीज़ों को। फ्री हार्ट्स, आप लोग आज़ाद ख्याल, आज़ाद दिल वाले हो। फ्री फोरहेड्स और आज़ाद मस्तिष्क वाले हो, यानी जो आपके दिल हैं वो भी आज़ाद हैं, जो आपके दिमाग हैं वो भी आज़ाद हैं। यू एंड आई आर ओल्ड, आप और मैं बूढ़े हो गए हैं। अब ये जो लाइन्स हैं ये बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। इससे पहले भी कुछ लाइन्स आई थी वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। वैसे तो ये पूरी पोएम अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, हर लाइन इसकी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये वाली जो लाइन्स हैं देखिए। ओल्ड एज बुढ़ापा,
hath yet his honor and his toil। यानी बुढ़ापे का अपना ऑनर मीन्स सम्मान और टॉयल मीन्स परिश्रम। तो बुढ़ापे का अपना सम्मान है, उसका अपना परिश्रम है, उसका अपना काम है, उसका अपना एक चार्म है। सो ओल्ड एज हैज़ इट्स ओन चार्म, इट्स ओन रेस्पेक्ट, इट्स ओन ऑनर। डेथ क्लोजेस ऑल। जो मृत्यु है वो तो हर चीज़ को ख़त्म कर देती है, समाप्त कर देती है। बट लेकिन समथिंग कुछ, एर मीन्स बिफोर, पहले, द एंड अंत से पहले, यानी मृत्यु से पहले, अंत से पहले, इस दुनिया से जाने से पहले, सम वर्क कुछ काम, ऑफ नोबल नोट, नोबल होता है श्रेष्ठ, नोट मतलब नोट करने लायक, याद रखने लायक, मीन्स समथिंग मेमोरेबल, कोई ऐसा काम जो कि ऑफ नोबल नोट हो, मतलब कि जो मेमोरेबल हो। तो अभी भी इस बुढ़ापे में भी हम कुछ मेमोरेबल काम, कुछ यादगार काम कर सकते हैं। मे येट बी डन, येट माने अभी भी, बी डन किया जा सकता है, अभी भी कुछ यादगार काम किया जा सकता है। नॉट अनबिकमिंग, देखिए अनबिकमिंग निगेटिव हुआ, बिकमिंग लायक, अनबिकमिंग जो लायक ना हो, और फिर यहाँ नॉट लग गया। तो जब दो निगेटिव होते हैं तो उसका मीनिंग पॉजिटिव हो जाता है। तो नॉट अनबिकमिंग का मतलब हुआ जो कि लायक हो, मैन उन लोगों के लायक हो, दैट स्ट्रोव जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने लड़ाई लड़ी, विद गॉड्स देवताओं के साथ। तो यहाँ फिर से रेफरेंस ट्रोजन वॉर का है, मैंने आपको बताया ट्रोजन वॉर के बारे में। और इस ट्रोजन वॉर की खासियत ये थी कि देवी देवता भी इसमें साथ लड़े थे, क्योंकि इस लड़ाई के पीछे भी देवी देवता थे, इस लड़ाई का जो कारण थे वो भी देवी देवता थे। मैंने कई बार आपको एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड की कहानी सुनाई है, उन 3 देवियों की कहानी सुनाई है जिन्होंने पेरिस को गुमराह किया, और जिसका असर ये हुआ कि पेरिस हेलेन को लेकर भागा, हेलेन और पेरिस के बीच में अफेयर हुआ। तो यहाँ देवी देवता शामिल थे इस युद्ध में। तो दैट स्ट्रोव विद गॉड्स, जो कि देवताओं के साथ लड़े। द लाइट्स, रोशनियाँ यानी स्टार्स, सितारे, बिगिन टू ट्विंकल, ट्विंकल टिमटिमाना, तो टिमटिमाने लगे हैं, सितारे टिमटिमाने लगे हैं। फ्रॉम द रॉक्स, चट्टानों से, यानी चट्टानों के पीछे से स्टार्स निकलने लगे हैं, सितारे निकलने लगे हैं, रात होने लगी है। द लॉन्ग डे वेन्स, लंबा दिन ढल गया है, वेन माने ढलना। द स्लो मून क्लाइम्स, धीमा चंद्रमा चढ़ रहा है, यानी चंद्रमा धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, दिन जा रहा है, रात आ रही है। द डीप मीन्स गहरा समुद्र, द डीप माने गहरा, और गहरा कौन है? समुद्र। तो गहरा समुद्र मोन्स, आहें भर रहा है। राउंड, चारों ओर, इथाका एक द्वीप है, आइल है, तो उसके चारों ओर समुद्र है, तो चारों ओर से समुद्र की आहें सुनाई दे रही हैं। विद मैनी वॉइसेस, बहुत सारी आवाज़ों में, जो समुद्र से अलग अलग तरीके की आवाज़ें आ रही हैं। कम माई फ्रेंड्स, आओ मेरे दोस्तों। टिज नॉट टू लेट, ये कभी इतना देर नहीं हुई है, अभी इतनी देर नहीं हुई है। टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड, कि हम एक नया संसार तलाश ना कर सकें। टू सीक माने तलाश करना, और न्यूअर वर्ल्ड एक नया संसार। पुश ऑफ, धक्का दो, आगे बढ़ो। सिटिंग वेल, आराम से बैठ जाओ। इन ऑर्डर टू स्माइट, स्माइट माने टकराना, टकराने के लिए। इन ऑर्डर टू मीन्स के लिए, इन ऑर्डर स्माइट टकराने के लिए। द साउंडिंग फरोज, साउंडिंग आवाज़ निकालती हुई, चीखती हुई। फरोज जो लहरें हैं, समुद्र की लहरें हैं, उनसे चीखती हुई लहरों से टकराने के लिए आगे बढ़ो। फॉर, क्योंकि माई पर्पज, मेरा उद्देश्य, होल्ड्स है, मेरा उद्देश्य है। टू सेल मीन्स यात्रा करते हुए जाना। बियॉन्ड द सनसेट,
सनसेट से आगे, बियॉन्ड माने परे, आगे। द सनसेट यानी जहाँ सूरज डूबता है। तो सूरज कहाँ डूबता है आपको मालूम ही है। अब उसका कोई यहाँ, जब तब तक तो ये सारी जानकारियाँ नहीं थी ना, एस्ट्रोनॉमी इतना डेवलप्ड नहीं था। तो जहाँ सूरज डूबता है उससे आगे जाने का मेरा उद्देश्य है। Until I die, कहाँ, अच्छा हमने एक लाइन छोड़ दी। बियॉन्ड द सनसेट यानी सूरज डूबता है उससे आगे सेल करने का, उससे आगे यात्रा करने का मेरा उद्देश्य है। एंड द बाथ्स, बाथ माने स्नान की जगह होती है, स्नानागार। और स्नानागार कहाँ, समुद्र में माना जाता है, क्योंकि उस वक्त तो यही मालूम था कि भाई समुद्र में जाके आगे डूब जाते हैं ये सारे स्टार्स, सन, और अगली बार अगले दिन सुबह निकल आते हैं। ये तो मालूम नहीं था कि धरती घूमती है। तो एंड द बाथ्स ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स, बाथ्स जहाँ डूबते हैं, ऑल द वेस्टर्न स्टार्स, सारे पश्चिम के तारे। Until I die, जब तक कि मैं मर न जाऊं तब तक मुझे चलते जाना है, तब तक मुझे यात्रा करते जाना है। It may be, ये हो सकता है, that के the gulfs खाड़ियाँ, wash us down, हमको wash us down, हमको उठाकर फेंक दें। जो समुद्र है, समुद्र की खाड़ियाँ हैं, वो हमको डुबा दें, हमको उठाकर फेंक दें। It may be, ये भी हो सकता है, we shall touch, कि हम छू लें द हैप्पी आइल्स। हैप्पी आइल्स कौन से हैं? ये ऐसे द्वीप जहाँ पर कि मरने के बाद लोग चले जाते हैं, लेकिन सब लोग नहीं जाते। जो किसी कॉज के लिए मरते हैं, किसी अच्छे कॉज के लिए मरते हैं, युद्ध में शहीद होने वाले जो वीर पुरुष हैं वो वहाँ जाते हैं। तो वो हैप्पी आइल्स कहलाते हैं। ऐसा माना जाता था कि जो अटलांटिक ओशन है, पश्चिमी जो अफ्रीका है, अफ्रीका के वेस्ट में अटलांटिक ओशन में ये द्वीप हैं, और मरने के बाद जो अच्छी आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, वहाँ चली जाती हैं। तो हो सकता है कि हम उस द्वीप को छू लें, जिंदा ही छू लें। एंड सी द ग्रेट एक्लीज, एंड सी और देखें, मिलें द ग्रेट एक्लीज, महान एक्लीज से। और एक्लीज के बारे में मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। एक्लीज हील एक ईडियम है। एक्लीज को उसकी माँ ने स्टाइक्स नदी में डुबोया था पैर से पकड़ के, तो उसका सारा शरीर वज्र का हो गया था और उसके ऊपर किसी तीर तलवार का कोई असर नहीं होता था। मतलब कोई उसे मार ही नहीं सकता था, तीर से कटता था ना तलवार से कटता था। तो लेकिन जो उसकी एड़ी थी वो कमज़ोर रह गई थी, क्योंकि मम्मी ने उसकी ने एड़ी से पकड़ के ही तो डुबाया था उसको। तो जो अंत में जो ट्रोजन वॉर में उसके तीर एक उसकी एड़ी में आके लगा और उसकी मृत्यु हो गई। तो एक्लीज हील जो ईडियम है उसका मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का वीक पॉइंट। तो हम महान एक्लीज से वहाँ पर मिलेंगे, whom we knew, जिसको कि हम जानते थे, यानी ट्रोजन वॉर में हम जिसके साथ लड़े थे। दो यद्यपि मच इज टेकन, बहुत कुछ चला गया है, यानी हमारा जो जीवन है उसमें से बहुत कुछ चला गया है। मच एबाइड्स, फिर भी मच बहुत कुछ एबाइड्स बचा हुआ है। एंड दो और यद्यपि वी आर नॉट, हम नहीं हैं, नाउ अब, दैट स्ट्रेंथ, वो ताकत वाले, विच जो कि इन ओल्ड डेज, प्राचीन दिनों में, पुराने दिनों में जो हमारे अंदर ताकत हुआ करती थी वो आज नहीं है हमारे अंदर। और जिन्होंने कि पुराने दिनों में मूव्ड, हिलाकर रख दिया था, अर्थ एंड हेवन, धरती को और आकाश को हिला के रख दिया था हम लोगों ने, वो ताकत तो अब हमारे अंदर नहीं है। दैट विच वी आर, दैट विच जो कुछ भी, वी आर हम हैं, वी आर वो हम हैं, अब जो भी हैं वो हैं। वन इक्वल टेम्पर, एक समान टेम्पर वाले, एक समान व्यवहार वाले, एक समान रुचियों वाले हम लोग हैं।
ऑफ हीरोइक हार्ट्स, यानी हमारे अंदर नायकों वाला दिल है, हीरो वाला दिल है। भले ही बूढ़े हो गए हैं, लेकिन जो हमारे हार्ट्स हैं, जो हमारे हृदय हैं, वो तो अभी भी हीरो वाले हैं ना, नायक वाले हैं। मेड वीक, हमें कमजोर बना दिया गया है बाय टाइम, समय के द्वारा, एंड फेट, और भाग्य के द्वारा। बट लेकिन स्ट्रॉन्ग इन विल, हम अभी भी ताकतवर हैं इन विल मीन्स इच्छा शक्ति में। शरीर जरूर हमारा कमजोर कर दिया है समय ने, भाग्य ने, बुढ़ापे ने, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। और स्ट्रॉन्ग किस चीज के लिए? टू स्ट्राइव, कोशिश करने के लिए, टू सीक, तलाश करने के लिए, टू फाइंड, प्राप्त करने के लिए, एंड नॉट टू यील्ड, ना के सरेंडर करने के लिए, आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं। हमारे अंदर जो इस वक्त है, हमारा जो शरीर बूढ़ा है, लेकिन जो इच्छा शक्ति है वो कोशिश करने के लिए, तलाश करने के लिए, प्राप्त करने के लिए है, ना कि समर्पण करने के लिए, ना कि सरेंडर करने के लिए। यील्ड माने सरेंडर करना, समर्पण करना। कितनी खूबसूरत पोइम थी, आप लोगों ने देखी। तो ये तो थी पोइम। अब जो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और ये जो कहानी है, इस वॉर के पीछे की जो कहानी है वो मैं अब सुनाती हूँ। तो जिन लोगों ने पहले सुन रखी है वो अब वीडियो बंद कर दें, और जिन लोगों ने नहीं सुनी है वो एक बार सुन लें। देखिए, यूनान के मैंने आपको बताया देवी देवता जैसे हमारे हैं ढेर सारे, वैसे ही उनके भी हैं, और ओलंपस पर्वत पर रहते हैं उनके देवी देवता। तो वहाँ शादी थी पेलियस और थेटिस की। इस शादी में जो एक देवी थी एरिस, ERIS, एरिस, वो स्ट्राइफ यानी झगड़े की देवी है। तो जो आपने वैसे भी देखा होगा, जो झगड़ा करने वाला व्यक्ति होता है उसको लोग अवॉइड करते हैं, बुलाते नहीं हैं शादी ब्याह में, या ऐसा कोई फंक्शन होता है कि भैया वो जहाँ जाता है झगड़ा करवा देता है, इसको रहने ही दो। तो एरिस को बुलाया नहीं गया उस शादी में, पेलियस और थेटिस की शादी में। अब एरिस को जब पता चला कि भाई शादी हो रही है, फंक्शन हो रहा है, दावतें उड़ रही हैं और मुझे नहीं बुलाया, बड़ी गुस्सा आई। उसने क्या किया, एक गोल्डन एप्पल लिया और उस गोल्डन एप्पल पर लिखा टू द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे ज़्यादा खूबसूरत के लिए। और उस गोल्डन एप्पल को सरका दिया हेरा, एथेना और एफ्रोडिट, ये 3 देवियां जहां बैठी हुई थीं वहां पर चुपके से पीछे से डाल दिया और चली गई। अब उस आपको पता ही लिखा हुआ था टू द मोस्ट ब्यूटीफुल। जब हेरा, एथेना और एफ्रोडिट इन्होंने देखा, आपको पता ही है कि हेरा जो है वो गॉडेस ऑफ विमेन, मैरिज, फैमिली, यानी कि शादी की और महिलाओं की, फैमिली, परिवार की देवी है, तो वो अच्छी खूबसूरत है। एथेना ज्ञान की देवी है, वो भी खूबसूरत है, और एफ्रोडिट वो तो प्यार की देवी है ही, तो वो तो बहुत ही खूबसूरत है। अब तीनों देवियां ने जब देखा ये एप्पल, तो तीनों में बोली कि ये तो मेरे लिए है। हेरा बोली ये तो मेरे लिए है एप्पल, अरे वाह कौन दे गया, मेरे लिए है। एथेना बोली नहीं तुम्हारे लिए नहीं, ये मेरे लिए है। एफ्रोडिट बोली नहीं मैं हूँ सबसे खूबसूरत, ये मेरे लिए है। हो गया साहब तीनों में झगड़ा। तो झगड़ते झगड़ते तीनों जियस, जो भाई देवताओं के राजा हैं, उनके पास पहुंची कि भाई हमारा न्याय कीजिए, ये एप्पल किसके लिए है, जो हम में तीनों में से सबसे खूबसूरत हो उसको आप दे दीजिए ये एप्पल। और देवता लोगों को तो आप जानते ही हैं, अपनी मुसीबत इंसानों के सर मढ़ देते हैं। तो भाई जियस ने कहा कि आप एक काम करो, हम लोग सही निर्णय नहीं दे पाएंगे आपको, आप पृथ्वी पर जाओ, वहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम है पेरिस, ट्रॉय का राजकुमार है, उसको खूबसूरती की बड़ी समझ है, कौन ज़्यादा खूबसूरत है वो सही से बता पाएगा, उसका जो जजमेंट है वो बड़ा अच्छा है, खूबसूरती की समझ उसको ज़्यादा है। अब अपनी बला इंसानों के सर टाल दी साहब, बेचारे पेरिस को फंसा दिया। अब तीनों देवियाँ जाके पहुँची पेरिस के पास, तो कहा कि भाई पेरिस, जो हम में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो उसको तुम ये एप्पल दे दो।
पेरिस ने कहा कि भाई ठीक है, चलो दिखाओ मुझे अपनी खूबसूरती, एक एक करके आओ मेरे पास। तो एक एक करके आई साहब देवियाँ। तो जब हेरा आई, तो हेरा उसके पास जब अकेले में आई तो बोली कि मैं तुम्हें ना यूरोप और एशिया का राजा बना दूंगी, तुम ये डिक्लेयर कर दो कि मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ और ये एप्पल मुझे दे दो। तो सुन लिया साहब पेरिस ने। फिर एथेना आई। एथेना ने कहा कि अ, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति और बड़ा स्किलफुल युद्ध लड़ने में बहुत होशियार मैं तुमको कर दूंगी, तुम मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत डिक्लेयर कर दो और ये मुझे दे दो एप्पल। फिर एफ्रोडिट आई। एफ्रोडिट ने कहा कि जो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत होगी ना, उसको मैं तुम्हारे प्यार में डाल दूंगी, वो तुमको प्यार करेगी, ऐसा मैं उसका हृदय परिवर्तन कर दूंगी, तुम मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत घोषित कर दो। अब आपको तो पता ही है भाई, युवा है लड़का, पेरिस राजकुमार है और युवा है, राज्य उसके पास पहले से ही है, राज्य उसको क्यों चाहिए, बुद्धिमानी, अरे युवावस्था में बुद्धिमानी के पीछे भागता कौन है? आपको आप सभी लोग खुद युवा होंगे, तो युवा युवावस्था में व्यक्ति किस ओर भागता है? तो हेलेन सॉरी जो इस पेरिस को ऑफर जो पसंद आया, वो एफ्रोडिट का ऑफर पसंद आया कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की, खूबसूरत महिला उसके प्यार में पागल होगी। तो उसने एफ्रोडिट को सबसे ज़्यादा खूबसूरत घोषित कर दिया और वो एप्पल एफ्रोडिट को दे दिया। तो पेरिस ने अपना काम कर दिया, अब काम बचा था एफ्रोडिट का। एफ्रोडिट ने जो हेलेन थी, स्पार्टा की महारानी थी, स्पार्टा का राजा था मेनेलॉस, उसकी रानी थी। उस और पेरिस जब वहाँ घूमने गया, ट्रॉय का राजकुमार पेरिस जिसकी अभी बात हुई, तो वो जब स्पार्टा घूमने गया, तो जब उसने देखा हेलेन को, तो हेलेन को पेरिस से प्यार हो गया और पेरिस को हेलेन से प्यार हो गया। और पेरिस जब आया वापस स्पार्टा से, तो अपने साथ हेलेन को भी ले आया, हेलेन उसके साथ भाग गई, ट्रॉय पहुंच गई और फिर स्पार्टन्स ने अटैक किया ट्रॉय पर। तो आगे की कहानी मैंने आपको बता ही दी कि ट्रोजन वॉर हुआ, वो जो वॉर था वो 10 साल तक चला। तो उसके पीछे की कहानी ये थी जो मैंने अभी आपको बताई। तो भाई ठीक है, खूबसूरत पोइम भी ख़त्म हुई, मैंने आपको कहानी भी सुना दी, ट्रॉय के युद्ध का जो कारण था वो भी बता दिया। अब ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।